Hello, Believe Learning Institute family members. Myself Reshma Devani. Welcome to न्यू टॉपिक. हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं 11 स्टेट एंड सीबीएसई बोर्ड्स के. ठीक है, तो आज हम न्यू टॉपिक चालू कर रहे हैं. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि हम बड़ा टॉपिक कवर कर चुके, तभी हम दो छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इस टॉपिक का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं. ठीक है, अब टॉपिक का नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. हमको बिजनेस तो समझ गया, क्योंकि अभी हम पहले का पढ़ के आ चुके हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी से इमर्ज होता है ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, ये सब चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं. तो अब बिजनेस को थोड़ा और इलैबोरेटेड पढ़ते हैं कि बिजनेस तो करना है, बट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब बिजनेस करने के और नए नए स्कोप्स क्या है. जैसे आज हम सबको पता है कि हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं. डिजिटल एरा मतलब इंटरनेट की मदद से हम चीजें, बहुत सारी ऑलमोस्ट चीजें हमारी इंटरनेट की मदद से हो रही है. तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्यों पीछे रहे. आप और मैं जब जितना डिजिटल हो रहे हैं, जितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो चीज हम अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो उससे कंसेप्ट आया इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की अगर बिजनेस के साथ इंटरनेट को मिला दिया जाए तो क्या बिजनेस का स्कोप हो सकता है, बिजनेस में क्या नए एवेन्यूज आ सकते हैं, क्या नया स्कोप बढ़ सकता है. तो ये ओवरऑल चैप्टर है इसके बारे में. ये बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत जनरल सा चैप्टर है. जैसे आप और मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको दिमाग में रखिए कि मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से चीजें ले रही हूँ, तो क्या ऑनलाइन बिजनेस है. वही चीजें हैं, बस उसको एक फॉर्मल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि उसमें रिस्क क्या रहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं. आपको बहुत जनरल लगेगा ये टॉपिक. एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए. मैंने एक फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश की. ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस टॉपिक का नाम है. अब नीड, क्यों इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की नीड है. नीड इसलिए है क्योंकि हम डिजिटल हो रहे हैं. डिजिटल हो रहे हैं मतलब अब हमारी लिमिट हमारे शहर तक, हमारे एरिया तक की सीमित नहीं. अब हम दुनिया भर तक के बड़े हो रहे हैं. तो अगर दुनिया भर तक के फैल रहे हैं तो उसमें इंटरनेट की मदद से हम दुनिया भर तक फैल रहे हैं. तो जब हम अपनी एरिया या अपनी सिटी में कम्पीट करते हैं तो लेवल वैसा होता है, बट जब आपको वर्ल्ड से कम्पीट करना पड़े तो लेवल वैसा रखना पड़ता है. तो नीड क्यों है, क्यों हमको ग्लोबल होना है. हम इंडिया से जो अलग और कंट्रीज है वो हमसे कई गुना बहुत चीजों में आगे. सब कंट्रीज नहीं, इंडिया भी बहुत चीजों में बहुत अच्छा है, बट फिर भी एक कंपैरिजन करें अमेरिका, रशिया, तो उनके कंपेयर में अगर हमको कंपेयर करना है, मैं अपनी एरिया में बेच रही हूँ सामान, अपनी सिटी में बेच रही हूँ, अपनी कंट्री में, तो ठीक है, उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी. बट अगर सपोज इंटरनेट की मदद से मैं दुनिया भर में बिजनेस करना चाहती हूँ तो उस लेवल का कंपटीशन मुझे मीट करना पड़ेगा. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा उतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा. हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिससे देश का जीडीपी बढ़ेगा. तो उन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की नीड इसलिए टू मीट द ग्रोइंग कंपटीशन. जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, अब अगर आप अपने एरिया या शहर तक के सीमित रहोगे तो कम्पीट नहीं कर पाओगे. फिर देश, दूसरे देशों से भी पीछे रह जाओगे और दूसरे बिजनेसमैन से भी पीछे रह जाओगे. तो नीड इसलिए टू मीट द ग्रोइंग कंपटीशन. जितना लेवल बढ़ रहा है कंपटीशन को, आज एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप बड़ा होने की सोचे तो आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जिससे हम बड़े हो सकते हैं. सिंपल सी बात है, आप अपने मोबाइल क्लिक पे कहीं पे भी बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए. ठीक है, ट्रेंड शेपिंग बिजनेस. ठीक है, समझ तो क्या जरूरी है आज के डिजिटल एरा में कंपटीशन को मीट करने के लिए नए इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की जरूरत है. ट्रेंड शेपिंग बिजनेस, कौन कौन से बिजनेस है जो आप इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में कर सकते हो. उसमें तीन चीजें हैं. ऐसे स्कोप बहुत बड़ा है, बट अगर आप इसको ग्रुपिंग करना चाहो तो तीन इसमें. ई बिजनेस, व्हाट इज ई बिजनेस. ई इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट की मदद से जितना सारा बिजनेस होता है उसको बोलते हैं ई बिजनेस. बिजनेस हम सबको समझता है, बिजनेस करना, खरीदना बेचना. एक जना बेच रहा है, दूसरा जना खरीद रहा है और उसमें पैसे इन्वॉल्व है. उसको बेसिक लेमन लैंग्वेज में बिजनेस बोलते हैं. उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऐड कर दो यानी इंटरनेट, तो उसको बोलते हैं ई बिजनेस. उसके बाद है आउटसोर्सिंग. व्हाट इज आउटसोर्सिंग. आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज हायर करते हैं. जैसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ करना, अगर आपने अपने आप के, आप बड़े होंगे, इंजीनियर होंगे, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके कजन्स, जो भी, आप बहुत बार सुनोगे कि फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इंजीनियरिंग का काम बहुत ज्यादा हायर करती है. मतलब बाहर की फॉरेन कंट्रीज इंडिया के इंजीनियर्स को हायर करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, जो भी चीजें बनाना. फिर यहाँ से वो चीज उनके पास जाती है, उनके लेवल पे दुनिया भर में बिकती है. ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडिया के इंजीनियर्स टैलेंटेड है बट वो लो कॉस्ट पे मिलते हैं. क्योंकि इंडिया में लेबर का कॉस्ट एज कंपैरेटिवली लो है. क्योंकि हम भी सुनते हैं ना, लोग यहाँ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के फॉरेन जाते हैं जॉब करने. क्यों जाते हैं,
थॉट कि कोई और सपोज कोई और कंट्री या कोई और पर्सन किसी और से अपना काम कर रहा है। जब बिजनेस बड़ा होता है ना, तो हमको क्या करना होता है, अपने काम दूसरों से करवाने होते हैं। जैसे सिंपल है कि सपोज मेरा एक बिजनेस है, मैं रिलायंस लिमिटेड हूँ, ठीक है, मैं रिलायंस लिमिटेड हूँ, मेरे यहाँ कल्चर है, मेट्रो सिटीज में कल्चर होता है, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उसको आप दिन का लंच प्रोवाइड करते हो, ठीक है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में जनरली कौन जॉब्स करते हैं, जो अपना शहर छोड़ के आया, क्या सुबह आएंगे टिफिन विफिन बना के वो पहुंचेंगे तो उनको लेट हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना होता है, मुंबई एंड ऑल ये सारी जगहों पे, तो ये कल्चर होता है। तो मैं रिलायंस लिमिटेड, मुझे अपने एम्प्लॉयज को दिन को लंच प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं डेडिकेटेड किचन सेटअप बनवाऊं, शेफ अपॉइंट करूं, वेटर्स रखूं, जहां रोज पेंट्री में जाके कैंटीन में जाके लोग जाके क्या करें, खाना खाए। तो दूसरा ऑप्शन है मैं हल्दीराम को बोल देती हूँ हर दिन की 500 थाली आप मुझे पहुंचा देना। मेरे यहाँ 500 करंटली, अगर एक आउटलेट में जहाँ पे भी मेरा ऑफिस है, एक आउटलेट की बात करें कि यहाँ मेरे 500 एम्प्लॉयज है, हर दिन को 500 थाली आप यहाँ पहुंचा दीजिएगा। दोनों में से कौन सा ऑप्शन फीजिबल होगा? प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। अगर मैं अपने यहाँ सेटअप कर रही हूँ, अपने यहाँ किचन, तो डेडिकेटेड मुझे वहां पे मैन पावर लगाना पड़ेगा, शेफ लगाने पड़ेंगे, वेटर्स लगाने पड़ेंगे। जिस दिन शेफ नहीं आया उस दिन क्या एम्प्लॉयज को बोलेंगे आज खाना नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। बट नेक्स्ट सिचुएशन देख लो अपोजिट, मैं हल्दीराम को बोलूँ, ऐसा होगा क्योंकि हल्दीराम में एक साथ सारे शेफ छुट्टी पे चले जाएंगे? नहीं होगा ऐसा। तो आउटसोर्सिंग मतलब आप अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट करते हो, डेफिनेटली उसके लिए पे करोगे, बट अगर अपने आप ही आप कैंटीन रखोगे, शेफ अपॉइंट करोगे, तो उसको भी आप पे ही करने वाले हो। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कैंटीन का, ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें होती है जो आउटसोर्स की जाती है, मतलब अपना काम हम किसी और से कराते हैं, उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मार्केटिंग कराना, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल ये सब बहुत चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम दूसरों से करवा सकते हैं। तो दैट इज अनदर स्कोप। और जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया, फॉरेन कंट्रीज इंजीनियरिंग वर्क्स एंड बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ सेटअप करती है, यहाँ से काम करवा के अपना लेबल लगा के बेचते, दैट इज ऑल्सो आउटसोर्सिंग। सिंपल लैंग्वेज में अपना काम किसी और से कराना। सपोज मेरा कोचिंग का बिजनेस है, मेरे को बच्चों को नोट्स देने हैं, तो मैं क्या करूं, एक एक नोट्स प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालूं, उसका स्पाइरल बाइंडिंग करूं और उसके बाद एक एक बच्चे को दूं। फीजिबल लगता है कि सुनने में अजीब लगता है? सिंपल है, मैं एक प्रिंट आउट वाले को आउटसोर्स कर दूंगी कि मेरे को एक बैच के लिए 100 नोट्स चाहिए, कितना कॉस्टिंग लगेगा बताओ, वो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे बैठे 100 नोट्स पहुंचा देंगे। डेफिनेटली वो अपना कॉस्ट लेगा, बट मेरा टाइम और कॉस्ट भी तो कंपेयर होगा ना। तो क्या करूंगी, जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, मैं नोट्स बनाने का काम आउटसोर्स करूंगी, मैं छोटे लेवल पे बात करूँ। रिलायंस लिमिटेड अपनी कैंटीन का काम आउटसोर्स कर रहा है, टाटा ग्रुप अपना मार्केटिंग का काम आउटसोर्स कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज अपने सॉफ्टवेयर बनाने का काम आउटसोर्स कर रही है। मतलब आप अपना काम किसी और से करा रहे हो, बदले में उसको पे कर रहे हो। दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज आउटसोर्सिंग। एंड द लास्ट वन, इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये टर्म्स थोड़ी ब्रॉडर व्यू है। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, एंड सेम वे बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा ग्लोब मिलकर साथ में काम कर रहा है, मतलब होता है ना बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलकर टाई अप करते हैं, परचेज सेल के एग्रीमेंट्स करते हैं, सो ऑन। ये सारी डीलिंग्स को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपके सिलेबस में ये सब पार्ट जाता है, ये पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन का है, छोटा सा मीनिंग है, ठीक है। ई बिजनेस में आपको क्या क्या देखना है, मेन पार्ट आपके इसमें ये है, स्कोप क्या है ई बिजनेस का, डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, और बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या है। ई बिजनेस सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। तो ई बिजनेस में बहुत अच्छी भी चीजें है, तो कुछ ड्रॉबैक भी है, तो वो आपको देखना है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर हुआ। अब मैं टॉपिक वाइज जाती हूँ। मैं पहले आपको समझाती हूँ कि ई बिजनेस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं कि ई बिजनेस का डिफरेंस क्या होता है, ट्रेडिशनल जो अभी हम करंट बिजनेस करते हैं उसका मतलब क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन एंड ऑल, ऐसे फ्लो वाइज जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको ई बिजनेस समझाऊंगी।